देवियों और सज्जनों, आज तारीख है 8 जून 2025। कहानी शुरू होती है एक लेखक से जिसका नाम है मिलन। मिलन सिर्फ एक लेखक नहीं था, बल्कि शब्दों का जादूगर था। उसकी कलम से निकली कहानियां लोगों के दिलों में उतर जाती थीं। एक दिन जब शाम ढल रही थी और आसमान में सिंदूरी रंग घुल रहा था, मिलन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर कोई नहीं था, बस एक पुराना लिफाफा पड़ा था जिस पर मोम की मुहर लगी थी। उस लिफाफे में एक अजीब निमंत्रण था। उसे छाया महल की अनकही कहानी लिखने के लिए बुलाया गया था। यह प्रस्ताव जितना आकर्षक था, उतना ही रहस्यमय भी। किसने भेजा था यह पत्र? इसका कोई जवाब नहीं था। मिलन ने उस पत्र को बार बार पढ़ा। उसमें लिखे शब्द उसे अपनी ओर खींच रहे थे। छाया महल, एक ऐसा नाम जो उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन उस नाम में एक अनजाना सा खिंचाव था, एक गहरा रहस्य छिपा था। पत्र में लिखा था कि महल उसे अपनी कहानी खुद सुनाएगा। उसे बस सुनने के लिए तैयार रहना होगा। मिलन, जो हमेशा नई और अनसुनी कहानियों की तलाश में रहता था, इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सका। उसके अंदर का लेखक जाग चुका था। वह जानता था कि यह सफर खतरनाक हो सकता है, पर एक महान कहानी के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता है। उसने अपना सामान बांधा और उस अनजाने सफर पर निकल पड़ा। उसका सफर उसे शहर की भीड़भाड़ से दूर एक वीरान पहाड़ी पर ले गया। वहां धुंध और बादलों के बीच खड़ा था वह छाया महल। महल की काली मीनारें आसमान को छू रही थीं और उसकी टूटी हुई खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट तोड़ रही थी। मिलन ने एक गहरी सांस ली और महल के विशाल दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी कहानी की किताब के पन्ने में दाखिल हो रहा हो। एक ऐसी कहानी जिसका अंत अभी लिखा जाना बाकी था, और शायद उसे लिखने वाला वो खुद था। जैसे ही उसने महल के दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा एक धीमी, दर्द भरी चीख के साथ अपने आप खुल गया। ऐसा लगा मानो महल सदियों से उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घना अंधेरा था और हवा में धूल और उदासी की महक थी। मिलन ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और जाले दिखाई दिए। हर चीज पर वक्त की एक मोटी परत जमी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि वह इस महल में अकेला नहीं है। कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। यह एक कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो मिलन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मिलन ने महल के अंदर पहला कदम रखा। उसके जूतों की आवाज उस विशाल हॉल में गूंज रही थी। हवा ठंडी और भारी थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी नक्काशी चमक रही थी। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये इतिहास की गवाह थीं। मिलन को ऐसा लगा जैसे दीवारें उससे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ फुसफुसा रही हैं। उसे परछाइयों में अजीब सी हरकत महसूस हुई। जब वह चलता तो उसे लगता कि उसकी परछाई के साथ कोई और परछाई भी चल रही है। जब वह रुकता तो वह परछाई दीवारों में कहीं खो जाती। यह डर नहीं था, यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था, जिस पर धूल की मोटी चादर थी। अचानक पियानो से एक धीमी, उदास धुन सुनाई दी। सिर्फ एक सुर जो हवा में तैरकर खामोशी में खो गया। मिलन का दिल जोर से धड़का। वह जानता था कि यहां कोई नहीं है। फिर यह आवाज कहां से आई? उसने हिम्मत करके पियानो की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंचा, आवाज बंद हो गई। उसने पियानो के ऊपर से धूल हटाई तो उसे हाथी दांत की पीली पड़ चुकी चाबियां दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। यह महल जिंदा था। मिलन आगे बढ़ा और एक लंबे गलियारे में पहुंच गया। गलियारे की दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थीं। ये तस्वीरें महल के पुराने निवासियों की थीं, राजा, रानी और उनके दरबारी। उन तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वे मिलन को ही घूर रही हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे लगता कि तस्वीरों में मौजूद चेहरों के भाव बदल रहे हैं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक उदास हो जाता, एक शांत चेहरा गुस्से से भर जाता। यह सब उसके मन का वहम था, या सच में इस महल में कुछ अजीब हो रहा था? उसने एक तस्वीर को छुआ। वह ठंडी थी, बर्फ की तरह। उसने महसूस किया कि यह महल सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना है। यह यादों, दुखों और अधूरे सपनों से बना है। हर कोने में एक कहानी छिपी थी, हर साये के पीछे एक राज दफन था। मिलन को अब यकीन हो गया था कि उसे यहाँ सिर्फ एक कहानी लिखने के लिए नहीं बुलाया गया है, उसे एक पहेली सुलझाने के लिए बुलाया गया है। एक ऐसी पहेली जो समय के साथ और भी उलझ गई थी।
और उसे सुलझाने की चाबी शायद इन्हीं दीवारों, इन्हीं परछाइयों और इन्हीं फुसफुसाहटों में छिपी थी। उसे बस ध्यान से सुनना था और देखना था। जब मिलन महल के रहस्यमयी माहौल में खोया हुआ था, तभी उसके पीछे से एक खुरदरी आवाज आई। यहां क्या कर रहे हो बाबूजी? मिलन चौंक कर पलटा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह महल का चौकीदार था, राम सिंह। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे को और भी रहस्यमयी बना रही थी। राम सिंह की नजरें मिलन पर ऐसे टिकी थीं जैसे वह उसके आर पार देख सकता हो। उसने कहा, यह जगह अच्छी नहीं है। सूरज ढलने के बाद यहां रुकना खतरनाक है। यहां साए जाग जाते हैं। मिलन ने उसे अपने निमंत्रण पत्र के बारे में बताया। यह सुनकर राम सिंह की आंखों में डर और हैरानी का मिला जुला भाव आया। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, इस महल ने तुम्हें बुलाया है। ये जिसे चाहता है उसे खुद बुलाता है। लेकिन याद रखना, यह महल कहानियां देता है, पर बदले में कुछ ले भी लेता है। चौकीदार ने उसे चेतावनी दी कि महल में कई राज दफन हैं, जिन्हें कुरेदना ठीक नहीं। उसने बताया कि कई लोग आए, लेकिन कोई भी यहाँ की कहानी पूरी नहीं कर पाया। कुछ पागल हो गए और कुछ गायब हो गए। उसकी बातें किसी पुरानी लोक कथा की तरह लग रही थीं, पर उसकी आंखों का डर सच्चा था। राम सिंह ने मिलन को महल के श्राप के बारे में इशारों में बताया। उसने कहा, इस महल पर एक उदास रानी का श्राप है। उसकी आत्मा आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है, पर वह अकेली नहीं है। यहां और भी आत्माएं हैं, कुछ अच्छी, कुछ बहुत बुरी। चौकीदार ने मिलन से वापस चले जाने की विनती की। उसने कहा, यह कहानी तुम्हारे लिए नहीं है बाबूजी, लौट जाओ, इससे पहले कि यह महल तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना ले। उसकी चेतावनी हवा में गूंजती रही, जिसमें एक अनकहा खतरा छिपा था, लेकिन मिलन के दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। चौकीदार की बातों ने उसके इरादे को और भी पक्का कर दिया था। वह जानना चाहता था कि इस महल का सच क्या है। वह उस उदास रानी की कहानी जानना चाहता था। उसने राम सिंह को धन्यवाद दिया, लेकिन वापस जाने से इनकार कर दिया। राम सिंह ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने मिलन की किस्मत का फैसला मान लिया हो। उसने कहा, ठीक है, पर याद रखना, जब दीवारें तुमसे बात करें तो सुनना। जब परछाइयां तुम्हें रास्ता दिखाएं तो उनके पीछे चलना, और जब आईना तुम्हें बुलाए तो इनकार मत करना। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया और मिलन को महल की खामोशी और अपने सवालों के साथ अकेला छोड़ गया। चौकीदार के जाने के बाद मिलन ने महल की ऊपरी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं, हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी और दर्द भरी थी। मिलन उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। वह एक बड़े से कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धकेला। कमरा चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ था, जो टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। और वहां खिड़की के पास एक औरत की धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह एक पारदर्शी साया थी, जिसने शाही कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा उदासी और इंतजार में डूबा हुआ था। मिलन समझ गया, ये वही आत्मा थी जिसके बारे में चौकीदार बात कर रहा था। वह डरा नहीं, बल्कि उसे उस आत्मा के प्रति एक अजीब सी सहानुभूति महसूस हुई। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति धीरे से पलटी। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें सदियों का दर्द भरा हुआ था। एक ठंडी, कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजी, मैं अनाया हूं, इस महल की कैदी। उसकी आवाज में इतनी उदासी थी कि मिलन का दिल भर आया। वह एक रानी थी, जिसे उसके अपने ही महल ने कैद कर लिया था। मिलन ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम यहां कैद क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? अनाया की आत्मा ने जवाब दिया, मुझे एक श्राप ने यहां बांध रखा है। एक धोखे का श्राप, एक अधूरे इंसाफ का श्राप। उसने बताया कि वह सालों से किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थी, जो उसकी कहानी सुन सके और दुनिया को सच बता सके। उसने कहा, तुम लेखक हो, तुम शब्दों की ताकत को समझते हो, सिर्फ तुम ही इस श्राप को तोड़ सकते हो। अनाया ने बताया कि महल के राज एक गुप्त कक्ष में छिपे हैं, जहां किसी की पहुंच नहीं है। अनाया ने मिलन को बताया कि उसे उस कक्ष को ढूंढना होगा, लेकिन उसने चेतावनी भी दी, सावधान रहना लेखक, इस महल में मैं अकेली नहीं हूं। एक और साया है, एक बहुत ही खतरनाक साया। वह नहीं चाहता कि सच बाहर आए। वह तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगा।
अनाया की बातें रहस्य और खतरे से भरी थीं। मिलन के सामने अब एक मकसद था। उसे सिर्फ कहानी नहीं लिखनी थी, उसे एक आत्मा को मुक्ति दिलानी थी। उसे अनाया की आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, एक ऐसी उम्मीद जो शायद सदियों बाद जागी थी। और मिलन ने खुद से वादा किया कि वह उस उम्मीद को टूटने नहीं देगा। अनाया के बताए अनुसार मिलन ने उस गुप्त कक्ष की तलाश शुरू कर दी। उसने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह लगभग हार मान चुका था जब उसे चौकीदार राम सिंह की बात याद आई, जब दीवारें तुमसे बात करें तो सुनना। वह एक बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंचा जहां हजारों किताबें धूल खा रही थीं। उसने दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। एक दीवार पर बनी नक्काशी बाकी दीवारों से थोड़ी अलग थी। उसने उस पर हाथ फेरा और एक पत्थर थोड़ा सा अंदर धंस गया। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा पीछे की ओर खिसक गया और एक अंधेरा रास्ता सामने आ गया। मिलन ने अपनी टॉर्च जलाई और उस गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ गया। हवा में नमी और सीलन की गंध थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा। कमरा बहुत पुराना था और हर चीज पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। मिलन ने कांपते हाथों से उस डायरी को उठाया। वह डायरी राजा की थी, अनाया के पति की। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, महल का सदियों पुराना राज उसके सामने खुलने लगा। डायरी के शब्द सच्चाई बयान कर रहे थे। डायरी में राजा ने अपनी बेवफाई की कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि कैसे उसने अनाया को धोखा दिया था। उसने एक दूसरी औरत के लिए अनाया को छोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दूसरी औरत ने, जो जादू टोना जानती थी, राजा को अपने वश में कर लिया था। उसने एक श्राप दिया था ताकि अनाया की आत्मा कभी मुक्त ना हो सके और हमेशा महल में भटकती रहे। श्राप यह था कि जब तक कोई बाहरी व्यक्ति आकर राजा के धोखे की कहानी नहीं लिखेगा और सच को दुनिया के सामने नहीं लाएगा, तब तक अनाया की आत्मा कैद रहेगी। मिलन ने डायरी के पन्ने पलटते हुए महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसे समझ आ गया कि यह श्राप सिर्फ अनाया को कैद करने के लिए नहीं था, बल्कि सच को हमेशा के लिए दफन करने के लिए भी था। राजा ने अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उस जादूगरनी के चंगुल में फंस चुका था। अब मिलन के हाथों में वह सच था जिसे दुनिया से छिपाया गया था। उसके पास अब एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो एक आत्मा को आजाद करा सकती थी। लेकिन उसे यह भी पता था कि इस सच को उजागर करना आसान नहीं होगा। जैसे ही मिलन ने डायरी बंद की, कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। तभी उसे अपने पीछे एक सर्द फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने वह पढ़ लिया जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था, लेखक। यह आवाज अनाया की नहीं थी। यह आवाज कठोर और नफरत से भरी थी। मिलन पलटा तो उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक काला साया इकट्ठा हो रहा है। वह साया धीरे धीरे एक इंसानी आकार ले रहा था, पर उसका कोई चेहरा नहीं था। उसकी जगह सिर्फ दो लाल दहकती हुई आंखें थीं। यह वही खतरनाक आत्मा थी जिसके बारे में अनाया ने उसे चेतावनी दी थी। वह साया हवा में तैरता हुआ मिलन के करीब आया। उसकी आवाज अब और भी साफ थी। यह कहानी कभी पूरी नहीं होगी। यह राज यहीं दफन रहेगा, तुम्हारे साथ। उस साये से एक भयानक ठंडक निकल रही थी जो मिलन की हड्डियों तक को जमा रही थी। उसने मिलन को धमकी दी, अगर तुमने इस कहानी को लिखने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम उन सबसे बुरा होगा जो तुमसे पहले यहां आए थे। मैं तुम्हें समय के चक्र में हमेशा के लिए खो दूंगा। वह साया उस जादूगरनी का था जिसने यह श्राप दिया था। वह अपने राज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उस खतरनाक आत्मा ने मिलन को लालच देने की कोशिश की। उसने कहा, यह कहानी छोड़ दो और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, शोहरत, दौलत, सब कुछ। बस इस महल को और इसके राज को भूल जाओ। लेकिन मिलन जानता था कि यह एक जाल है। उसने अनाया को दिए अपने वादे को याद किया। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह कहानी पूरी करूंगा, मैं सच को सामने लाऊंगा। यह सुनकर वह साया गुस्से से भर गया। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, किताबें अलमारियों से नीचे गिरने लगीं। वह साया चीखा, तो फिर तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी, एक बलिदान देना होगा। उसने मिलन को बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए सिर्फ कहानी लिखना ही काफी नहीं है। उसे एक चुनाव करना होगा, एक ऐसा चुनाव जो उसकी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देगा। उसने कहा,
सच को उजागर करने की कीमत तुम्हें अपनी किसी सबसे कीमती चीज से चुकानी होगी। या तो तुम अनाया को मुक्त करोगे या खुद को बचाओगे। तुम दोनों को नहीं बचा सकते। ये कहकर वह साया हंसता हुआ अंधेरे में गायब हो गया और मिलन को एक भयानक दुविधा में अकेला छोड़ गया। उस खतरनाक साये के जाने के बाद मिलन वापस लाइब्रेरी में लौट आया। वह उस चेतावनी के बारे में सोच रहा था। बलिदान, उसे क्या बलिदान देना होगा? तभी अनाया की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन मिलन ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपना वादा पूरा करेगा। अनाया उसकी हिम्मत देखकर हैरान थी। उसने कहा, अगर तुम सच में इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें सच को अपनी आंखों से देखना होगा। तुम्हें अतीत में जाना होगा। अनाया मिलन को महल के एक पुराने हिस्से में ले गई। वहां दीवार पर एक बड़ा नक्काशीदार आईना लगा हुआ था। आईने का शीशा धुंधला और दरका हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। अनाया ने कहा, यह कोई आम आईना नहीं है, यह समय का दरवाजा है। यह तुम्हें उस रात में ले जाएगा जब यह श्राप दिया गया था। उसने मिलन को चेतावनी दी, लेकिन सावधान रहना, तुम वहां सिर्फ एक दर्शक होगे। तुम कुछ बदल नहीं सकते। अगर तुमने कुछ भी बदलने की कोशिश की तो तुम हमेशा के लिए अतीत में फंस जाओगे। मिलन ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह खतरनाक है, पर सच जानने के लिए यह जरूरी था। उसने अनाया के कहे अनुसार आईने पर हाथ रखा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडे शीशे को छुआ, आईने की सतह पर पानी की तरह लहरें उठने लगीं। एक तेज रोशनी हुई और मिलन को लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा है। एक पल के लिए सब कुछ घूम गया और जब उसकी आंखें खुलीं तो वह उसी कमरे में था, लेकिन कमरा अब बिल्कुल अलग था। वह रोशन था, सजा हुआ था और लोगों से भरा हुआ था। वह अतीत में आ चुका था। उसने देखा कि राजा अपनी रानी अनाया के साथ हंस बोल रहा है, लेकिन कमरे के एक कोने में एक और औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में जलन और नफरत थी। वह वही जादूगरनी थी। मिलन एक अदृश्य दर्शक की तरह उस रात की घटनाओं को देखने लगा। उसने देखा कि कैसे जादूगरनी ने राजा को अपने वश में किया। उसने देखा कि कैसे उसने अनाया पर झूठे इल्जाम लगाए और फिर उसने उस भयानक पल को देखा जब जादूगरनी ने श्राप दिया। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके अनाया की आत्मा को महल में कैद कर दिया। मिलन यह सब देखकर कांप गया। उसने पहली बार उस श्राप की पूरी ताकत को महसूस किया। जब वह सब कुछ देख चुका तो आईने ने उसे वापस खींच लिया। वह वापस वर्तमान में था, लेकिन अब उसकी आंखों में अतीत का सच था। अतीत से लौटने के बाद मिलन को सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी कलम उठाई और कहानी लिखना शुरू कर दिया। उसने राजा के धोखे, जादूगरनी के षड्यंत्र और अनाया के दर्द की पूरी सच्चाई को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसे महसूस हुआ कि महल की हवा बदल रही है। दीवारों की फुसफुसाहट तेज हो गई थी। उसे लगा जैसे महल की हर आत्मा जाग रही है, उस कहानी को सुन रही है जो सदियों से अनकही थी। उसकी कलम एक तलवार की तरह चल रही थी जो झूठ और धोखे के जालों को काट रही है। जब वह कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो खतरनाक साया एक बार फिर उसके सामने आ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा ताकतवर और गुस्से में था। वह चीखा, रुक जाओ लेखक, अगर तुमने आखिरी शब्द लिखा तो तुम्हें बलिदान देना होगा। उसने मिलन के सामने एक भयानक चुनाव रखा। इस कहानी को प्रकाशित करके तुम अनाया को तो मुक्त कर दोगे, लेकिन तुम्हारी अपनी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी लिखी हर कहानी इस दुनिया से मिट जाएगी। तुम एक गुमनाम साया बनकर रह जाओगे। कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। या फिर इस कहानी को जला दो और अपनी जिंदगी जियो। चुनाव तुम्हारा है। मिलन एक पल के लिए रुक गया। यह एक बहुत बड़ी कीमत थी। एक लेखक के लिए उसकी पहचान ही सब कुछ होती है। अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी शोहरत को एक पल में खो देना, यह सोचना भी मुश्किल था। उसने अनाया की तरफ देखा जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में सदियों का इंतजार था। मिलन ने सोचा, एक ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो एक झूठ पर टिकी हो? एक ऐसी शोहरत का क्या मतलब जो किसी के दर्द पर बनी हो? उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने उस साये की तरफ देखा और कहा, मुझे मंजूर है। उसने अपनी कलम उठाई और कहानी का आखिरी शब्द लिखा। उसने लिखा, और इस तरह सच की जीत हुई। जैसे ही उसने यह लिखा, उस साये ने एक भयानक चीख मारी। मिलन को लगा जैसे उसके अंदर से कुछ निकल रहा है।
उसे अपनी यादें धुंधली होती हुई महसूस हुईं। उसे अपना नाम भूलता हुआ महसूस हुआ। उसने डायरी और अपनी लिखी हुई कहानी को मेज पर रखा। वह जानता था कि अब यह दुनिया उसे भूल जाएगी, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसने एक आत्मा को आजादी दिलाई। उसने अपना बलिदान दे दिया था। उसने एक लेखक के तौर पर अपनी पहचान खो दी थी, लेकिन एक इंसान के तौर पर वह जीत गया था। जैसे ही मिलन ने अपना बलिदान दिया, पूरे महल में एक जबरदस्त हलचल हुई। दीवारें कांपने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। जादूगरनी का साया एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में बिखर गया जैसे धुआं। श्राप टूट चुका था। अनाया की पारदर्शी आकृति अब चमकने लगी। उसके चेहरे से सदियों की उदासी मिट गई और एक शांत मुस्कान आ गई। उसने मिलन की तरफ देखा, जो अब अपनी पहचान खो चुका था। उसकी आंखों में आभार था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और यह कहकर वह एक रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए आजाद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्राप के टूटने से महल में कैद दूसरी आत्माएं भी जाग गईं। कुछ अच्छी आत्माएं जो अनाया की तरह कैद थीं, उन्हें भी मुक्ति मिल गई। वे रोशनी के छोटे छोटे गोलों के रूप में महल से बाहर निकलकर आसमान में विलीन हो गईं। लेकिन कुछ बुरी आत्माएं भी थीं जो अब आजाद थीं। महल के गलियारों में अब नई अनजानी आवाजें गूंजने लगीं। महल का माहौल शांत होने की बजाय और भी अप्रत्याशित हो गया। ऐसा लगा जैसे एक बुराई के खत्म होने से कई नई बुराइयों ने जन्म ले लिया है। मिलन, जो अब सिर्फ एक गुमनाम साया था, यह सब देख रहा था। वह महल में फंस गया था। न तो वह पूरी तरह से जीवित था और न ही मृत। वह इतिहास का एक हिस्सा बन गया था जिसे कोई नहीं जानता। उसका निर्णय इतिहास को बदल चुका था। उसने अनाया को मुक्त कर दिया था, लेकिन महल को एक नए अनिश्चित भविष्य में धकेल दिया था। क्या उसका बलिदान सही था? क्या उसने एक समस्या को सुलझाकर कई नई समस्याएं खड़ी कर दी थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर आकर रुक जाती है। छाया महल अब भी अपनी जगह पर खड़ा है, पर अब उसके राज और भी गहरे हो गए हैं। कहते हैं कि आज भी उस महल में एक गुमनाम लेखक की आत्मा भटकती है, जो अपनी भूली हुई कहानी को तलाश रही है। और महल की दीवारों में अब भी नई कहानियां जन्म लेती हैं, जो किसी नए लेखक का इंतजार कर रही हैं। क्या कोई और आएगा इस महल की पहेली को सुलझाने, या यह महल हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा? इसका फैसला शायद वक्त करेगा, और तब तक हमें और आपको इंतजार करना होगा। शुभ रात्रि।